गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और 10th चैप्टर वाटर यानी जल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वाटर यानी जल जल जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बाद जल की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। भोजन के बिना हम कुछ दिन या कुछ घंटे तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, बहुत अधिक समय तक हम जिंदा नहीं रह पाते हैं। जल एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, इसमें कार्बन नहीं होता। और जल का अगर हम रासायनिक संगठन देखें तो वो है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलकर H2O जल यानी वाटर यानी पानी बनाता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जल हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो अगर हम कंपैरिजन की दृष्टि से देखें तो शिशुओं में जल अधिक पाया जाता है वयस्क की दृष्टि से। वयस्क में शिशु के कंपैरिजन में जल कम पाया जाता है। और अगर हम पतले और मोटे व्यक्ति में देखें तो पतले व्यक्ति में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, मोटे व्यक्ति में जल की मात्रा कम होती है, लेकिन वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। और अगर हम ये देखें कि 50 से 70% कुल भार जो हमारा शरीर का पूरा वजन जो होता है उसका 50 से 70% भाग जल से बना हुआ होता है। तो अगर 55 किलो का व्यक्ति है तो हम ये 50 से 70% जल यानी 36 लीटर जल उस व्यक्ति में, जो 55 किलो का एक व्यक्ति है, उसमें अगर हम देखें कुल भार का 50 से 70%, तो वो है 36 लीटर जल उस व्यक्ति में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है वाटर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, मतलब शरीर में जल का वितरण। जल का वितरण कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर। तो अगर हम जल को 100% मान रहे हैं तो 70 से 80% जल नरम ऊतकों में पाया जाता है। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं पूरे शरीर में, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में 70 से 80% जल पाया जाता है और बचा हुआ 20% जो है वो बोन्स में पाया जाता है। फिर अगर हम इसको 70 से 80% पानी को अगेन डिवाइड करते हैं तो ये होता है 50% जल ऊतक कोश के अंदर, इसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, और 20% जो होता है वो ऊतक कोश के बाहर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब 100% पहले तो नरम ऊतक में और टिश्यू बोन्स में डिवाइड हुआ, फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज में है उसको अगेन डिवाइडेड इनटू 2, 50% इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में होता है और 20% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी ऊतक कोशों के बाहर पाया जाता है। फिर ये 20% जो है वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 4% जो इस वाले जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें 4% तो प्लाज्मा यानी रक्तवारी में पाया जाता है। हमारा ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा एक ब्लड सेल्स। प्लाज्मा मतलब रक्तवारी और सेल्स मतलब रक्त कोशिकाएं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लाज्मा है वो उसमें 4% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पानी पाया जाता है और इसका 7% जो जल है वो लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है, लसिका और लसिका वाहिनियाँ, मतलब जैसे ब्लड को ले जाने वाली धमनी और शिराएं होती, उन्हीं के साथ साथ में एक लिम्फेटिक वेसल्स मतलब एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लसिका तंत्र, वो भी सब जगह चलता रहता है। पानी जैसा पदार्थ होता है उसमें लिम्फ, तो लिम्फ में, लसिका में और लसिका वाहिनियों में 7% वाटर इस 20% का होता है।
फिर बचा है 9%। तो 9% जो वाटर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो पाया जाता है तंतुओं में, जो हमारे अंदर शरीर के तंतु हैं या फिर टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, तो उन ऊतकों के बीच बीच में 9% वाटर पाया जाता है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट सब टॉपिक है वाटर का सोर्सेज ऑफ वाटर, जल प्राप्ति के साधन। अमूमन मैंने देखा है कि कॉपियों में जब एग्ज़ाम में आता है कि जल की प्राप्ति के साधन, तो बच्चे लिखते हैं कि नल से या फिर पौंड से, सागर से, नदी से, हैंडपंप से, छोटे नल से, पाइप से। तो इस तरह से हमको नहीं लिखना, वो प्राप्ति के साधन नहीं है। हम आहार एवं पोषण पढ़ रहे हैं, तो आहार एवं पोषण का मतलब है कि जो हम जल की बात कर रहे हैं, यहाँ जल ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो जल हम किससे प्राप्त करते हैं। तो हो सकता है कि उन चीज़ों से भी प्राप्त कर रहे हैं, पर वो हमारी बॉडी में उसका प्राप्ति का साधन हमको नहीं लिखना है। हमको इस तरह से लिखना है कि सोर्सेज ऑफ वाटर 3 है हमारी बॉडी के लिए। एक तरल पदार्थों से, लिक्विड से, एक ठोस पदार्थों से, सॉलिड भोज्य पदार्थों से, और एक ऑक्सीकरण की क्रिया से। 3 तरीके से हमारी बॉडी को पानी यानी जल, वाटर मिलता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि तरल भोज्य पदार्थों से हमको जल मिलता है, तो कैसे, जैसे जो हम दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय, पानी, शरबत, फलों का रस, सूप, नारियल पानी, जौ का पानी, जो भी हम लिक्विड चीज़ पीते हैं, उससे हमें तरल भोज्य पदार्थों से जल मिल जाता है। फिर ठोस भोज्य पदार्थों से हमें किस तरह से मिलता है, जो भी हम पनीर, खोआ, फल, सब्जी, अनाज, दालें, तिलहन, सूखे मेवे, एग, मीट, फिश, ये सब जो चीज़ खाते हैं ये ठोस चीज़ है, इनमें भी पानी की मात्रा होती है। तो ठोस भोज्य पदार्थों से भी हमको जल मिलता है। और तीसरा जो इसका सोर्स है जल का, वो है ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। ऑक्सीकरण मतलब जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो आखिर में वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे कणों में बदलती है, और वो एक एक कण जो है उसका ऑक्सीडेशन यानी चयापचय, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में जल का अंश भी बनता है। अब जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें 0.6 मिलीलीटर जल मिलता है, 0.6 ग्राम या मिलीलीटर। फिर अगर हम देखते हैं कि 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण हो रहा है तो 1.07 मिलीलीटर वाटर मिलता है, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो 0.141 मिलीलीटर वाटर हमको मिलता है। इसका मतलब है कि जितना हम ये भोजन करेंगे, जितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जितना ग्राम प्रोटीन, जितना ग्राम फैट, तो उसमें हम उसको देख लेंगे कि इतना ग्राम खाया है और इतना इतना मिलीलीटर हमको उससे वाटर मिला है। तो हमारे जो डाइट है, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, उनमें कितना ग्राम हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितना जल मिलता है। तो तरल भोज्य पदार्थों से, ठोस भोज्य पदार्थों से और ऑक्सीकरण की क्रिया से हमें जल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में वाटर का एक सब टॉपिक और ले रहे हैं हम, फंक्शंस ऑफ द वाटर, जल के कार्य। जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना जल के हमारी बॉडी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, और अगर जिंदा भी है तो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ भी काम नहीं होता अगर जल नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो क्योंकि जल हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट्स का एक हिस्सा होता है। तो जल के कार्य, पहला है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में जल पाया जाता है, और वो जल हमें जिंदा रहने के लिए, प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए एक जल की ज़रूरत होती है, और ये जल प्रत्येक कोशिका में विद्यमान होता है और उसको नया नया करता रहता है, और उस कोशिका का जल कम नहीं होने देता। इसलिए प्रत्येक कोशिका जिंदा रहती है, प्रत्येक कोशिका टिश्यूज़ बनाती है तो ऊतक जिंदा रहते हैं, सब टिश्यू मिलके अंग बनाते हैं तो अंग जिंदा रहते हैं, सारे अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, सिस्टम, तो वो जिंदा रहता है, और सारे सिस्टम्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं तो पूरी बॉडी जिंदा रहती है। तो कुल मिला के ये है कि हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए प्रत्येक कोशिका को पानी की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, और वो जल जो है वो हमको इन पदार्थों से
मिलता है। तो ये पहला वर्क हुआ, पहला फंक्शन हुआ जल का। दूसरा फंक्शन है कि कोशिकाओं में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें भी जल की ज़रूरत होती है। तीसरा फंक्शन है कि सारे पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो वो जल में घुल घुल कर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। जहाँ जिस न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, वहाँ वो अवशोषित कर लिया जाता है और वहाँ अंगों में या जहाँ भी उसका यूज़ होता है वो कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि जल पाचक रसों में विद्यमान होता है। जो भी पाचक रस हैं, भले टाइलिन है या फिर अमाइलेज है, पेप्टाइडेज है, माल्टेज है, ग्लूके, जो भी है, लैक्टेज, माल्टेज, स्यूक्रेज, जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं, उन सभी एंजाइम्स और पाचक रसों में जल विद्यमान होता है। और इसीलिए पाचक रस जो हैं वो सारी पाचक एक्टिविटीज़, जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है और पाचक की क्रियाएं पूरी कर पाता है। उसके अलावा रक्त सभी न्यूट्रिएंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को घोल के अपने में और पूरे शरीर में घुमाता रहता है। तो रक्त में जल की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि प्लाज्मा में होता है, रक्त प्लाज्मा से मिलकर बना है ना। एक प्लाज्मा वो इसका द्रव पार्ट है रक्त का, और ठोस पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट, वो है रक्त कोशिकाएं। तो जो प्लाज्मा है उसमें बहुत सारा, मतलब 55% प्लाज्मा होता है रक्त में, 45% ही होती है कोशिकाएं। तो वो जो प्लाज्मा है उसमें बहुत सारी मात्रा में जल होता है। तो इसका मतलब है रक्त जो है वो कुल मिला के जल से बना हुआ है। तो रक्त में बहुत सारा जल होता है और वो जल न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाने में बहुत मदद करता है। उसके अलावा हमारे शरीर में मूत्र और पसीना भी जल से बने हुए हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि इनमें जल में घुल के जो निरुपयोगी पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो घुल के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यूरिन के द्वारा भी बाहर निकाल दिए जाते हैं और पसीने के द्वारा भी जो एक्स्ट्रा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो निरुपयोगी पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो इनके द्वारा निकाल दिए जाते हैं और हमारा शरीर जो है डिटॉक्स रहता है, बिल्कुल सही रहता है। उसके अलावा जल हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करता है कि जो कोशिकाओं में क्रियाएं होती रहती हैं, तो सभी क्रियाओं के दौरान थोड़ा सा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस ऊष्मा को जल पूरे शरीर में वितरित करता रहता है, और पूरे शरीर में वितरित करने के बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा ऊष्मा हो रही है तो ऊष्मा को वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है और शरीर वापस से उस वक्त उसका टेम्परेचर कम आ जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है। उसके अलावा जल हमारे शरीर में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का कार्य करता है। अगर जल नहीं होगा तो लुब्रिकेशन पूरे ही शरीर में नहीं होगा और बार बार में कुछ कुछ चीज़ें रुकती रहेंगी। तो लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में जैसे मुंह है, तो मुंह में लार होती है, इसलिए जो भी भोजन हम रखते हैं तो वो चबाने में और उसमें मिक्स होता रहता है। अगर आप ये देखो कि सूखी पंजीरी मुंह में डाल लो और थोड़ा सा भी बोलो तो खांसी आती रहती है, चिपक जाता है, हम बोल नहीं पाते। तो अपने आप ही सब कुछ बना हुआ है कि मुंह में एक लार होती है जो लिक्विड होती है, लार में बहुत सारा जो है वो जल की मात्रा होती है और ये लार हमको भोजन को निगलने में मदद करती है। उसके अलावा हमारे श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और उत्सर्जन तंत्र में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पानी है, जो जल है, वो म्यूकस के रूप में रहता है। श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है हमारी पूरी बॉडी में, सबसे अंदर का जो परत होती है उसमें। उससे क्या होता है, कोई चीज़ जा रही है तो वो अटकती नहीं है, या फिर कोई एसिड आ गया है, कोई गंदगी आ गई तो वो अंदर की लाइनिंग को सेव करके रखती है कि भाई उस पर इफेक्ट ना आए। तो म्यूकस सभी जगह पाया जाता है और ये म्यूकस जो है वो जल से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है कि जल हमारे जॉइंट्स के बीच बीच में होते हैं, जितनी भी हड्डियों के जॉइंट्स हैं उनके बीच में जल पाया जाता है। इसीलिए ओल्ड एज में जब जल की कमी हो जाती है तो जॉइंट्स में रगड़ लगती है और इसीलिए उनमें दर्द पैदा होता है। और लास्ट है कि जो कोमल अंग है हमारा, हृदय है, हार्ट है, लंग्स यानी फुफ्फुस, फेफड़े, ब्रेन यानी मस्तिष्क और मेरू रज्जु
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं इनके चारों तरफ दोहरी परत होती है और दोहरी परत के बीच में वाटर यानी जल जैसा पदार्थ होता है। उसका नाम भले ही कुछ भी अलग हो, कहीं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, कहीं कुछ और है, तो लेकिन जल की मात्रा होती है सभी सॉफ्ट ऑर्गन्स के चारों तरफ दोहरी परत के बीच में। और वो वाटर जो है वो इन सॉफ्ट ऑर्गन्स को चोट से, बाहरी आघातों से, झटकों से रक्षा करता है और ये सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वाटर यानी जल, और जल हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बाद हमें जल की ही ज़रूरत होती है। भोजन के बिना हम थोड़े दिन तक रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं। जल एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन नहीं होता, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। 2 हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बनते हैं। अगर हम देखें कि जल कितना कितना होता है किसी भी एक बॉडी में, तो शिशुओं में जल ज़्यादा होता है वनस्पत की, वयस्कों में, पतले व्यक्तियों में ज़्यादा जल होता है वनस्पत की, मोटों में फैट ज़्यादा होता है। यदि हम देखते हैं कि कुल भार का 50 से 70% जल जो है, कुल भार जो है हमारा वजन जो है उसका 50 से 70% जल का बना हुआ होता है। तो 55 किलो के आदमी में 36 लीटर 36 लीटर जल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी। किस तरह से शारीरिक जल सब तरफ वितरित होता है। शारीरिक जल को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। 70 से 80% जो हमारा पूरा जल है वो नरम ऊतकों में होता है और 20% अस्थियों में पाया जाता है। और 70% को वापस से 2 में डिवाइड किया है। 50% ये ऊतक कोश के अंदर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में होता है और 20% जो है वो ऊतक कोश के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। वापस से फिर 20% को हम 3 में डिवाइड करते हैं। 4% प्लाज्मा में होता है, 7% लिम्फ और लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, 9% जो जल है इसका वो तंतुओं टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर, प्राप्ति के साधन। जल प्राप्ति के साधन 3 होते हैं, तरल भोज्य पदार्थों से, ठोस भोज्य पदार्थों से और ऑक्सीकरण की क्रिया से। तरल भोज्य पदार्थ मतलब चाय, पानी, सूप, शरबत, फलों का रस, नारियल पानी, जौ का पानी, इस तरह से। ठोस भोज्य पदार्थों में पनीर, खोआ, जल, फल, अनाज, दालें, तिलहन, सूखे मेवे, एग, मीट, वेजिटेबल, ये सब। ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा का मतलब है कि कोई भी भोज्य पदार्थ को जब ऑक्सीडेशन होता है तो जल बनता है। जैसे कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा तो 0.6 मिलीलीटर जल मिलता है। 1 ग्राम वसा ऑक्सीडाइज होता है तो 1.07 मिलीलीटर जल मिलता है। 1 ग्राम वसा ऑक्सीडाइज होने के प्रोटीन ऑक्सीडाइज होने के बाद में 0.41 मिलीलीटर जल हमको प्राप्त होता है। तो जितने न्यूट्रिएंट्स हम खाएंगे उस अनुसार हमको हमारे शरीर में जल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये हमारे जल प्राप्ति के साधन हो गए। नेक्स्ट हम लेंगे जल के कार्य, फंक्शंस ऑफ वाटर। फंक्शंस हमारी बॉडी में जल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी सभी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए जल जरूरी है क्योंकि प्रत्येक कोशिका में जल प्रेजेंट रहता है और हमारी कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाएं करने के लिए वो मदद करता है। सभी न्यूट्रिएंट्स को जल से घुलकर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। अगर जल नहीं होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। पाचक रसों में जल होता है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर की जो पाचन क्रियाएं हैं वो इजीली हो जाती हैं। ब्लड के अंदर जल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मूत्र और पसीना में जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि निरुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जल हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है क्योंकि जितनी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोशिका की क्रियाएं होती हैं, उनमें ऊष्मा बनती है और ऊष्मा को ये वितरित करता रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा ऊष्मा हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, पसीने के रूप में उस ऊष्मा को जल बाहर निकाल देता है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जल हमारे शरीर में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का कार्य भी करता है। जैसे मुंह में लार के रूप में होता है तो वो भोजन को निगलने का काम अच्छे से करता है। हमारे श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में और उत्सर्जन तंत्र में जल म्यूकस यानी श्लेष्मा के रूप में होता है और इन सभी तंत्र में ये म्यूकस हमें
जिंदा रखने के लिए और इजी एक्टिविटीज़ करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा जॉइंट्स के बीच बीच में जो अस्थियों के जोड़ हैं उनके बीच में जल होता है, इसीलिए जब ओल्ड एज हो जाती है तो ओल्ड एज में पानी की कमी, मतलब जॉइंट्स के बीच में जब जल की कमी होती है तो रगड़ लगती है हड्डियों में और उसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है। और लास्ट है कि जल हमारे कोमल अंगों के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है उसके अंदर होता है। और कौन से सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं? हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, ब्रेन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से हृदय, फेफड़े, इन सब के चारों तरफ दोहरी झिल्ली लगी हुई होती है। दोहरी झिल्ली के अंदर जल प्रेजेंट रहता है और वो जल इन सॉफ्ट ऑर्गन्स को चोट से, आघात से, झटकों से, इनसे ये बचा लेता है और कोमल अंगों की रक्षा करता है। तो इस तरह से ये जल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर था, सोर्सेज ऑफ वाटर और फंक्शंस ऑफ वाटर के बारे में हमने पढ़ा। और जल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। थैंक यू।